पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर बल्कि अच्छे तरीके से बेनकाब हो चुकी है। पहले हम सिर्फ स्ट्राइक रेट का विर्द करते थे, स्ट्राइक रेट के ड्रामे रचाते थे। अब ना स्ट्राइक रेट है, ना रन्स हैं, ना एवरेज है, ना अपने लिए बनाए गए 50s हैं, ना खुद गर्ज सेंचुरियाँ हैं। भाई अपने लिए ही बना लो। अगर आपसे कोई अगर ऐसा था तो कम से कम स्ट्राइक रेट ही बेहतर कर लो अगर आप अपने लिए नहीं खेल रहे। अब पाकिस्तान की ये हालत है कि पूरी टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, एक भी ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकें कि ये हमें रन्स करके देगा। कोई 11 इनिंग्स से रन्स नहीं कर पा रहा है, कोई 5 इनिंग्स से रन्स नहीं कर पा रहा है, कोई 19 इनिंग्स से रन्स नहीं हो रहे हैं। एक इनिंग्स अच्छी आती है, फिर अगली 10 इनिंग्स ऐसे गुजार दी जाती हैं। तो क्या इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट चलती है? कभी नहीं चलती है। इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने पाकिस्तान बैटिंग की असल कहानी खोलने जा रहा हूँ। और ये बात मैं वैसे भी पहले कई बार कह चुका हूँ कि मैं कभी भी ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ जो हमें रिजल्ट्स आते हैं। देखें, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक बंदा एक मिलियन व्यूज़ ले रहा है, उसका चैनल टॉप पर है, तो मैं कहूँ नहीं बेहतर मैं हूँ क्योंकि मैं कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ। दुनिया कोशिश नहीं मानती, दुनिया रिजल्ट मानती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कोशिश की बुनियाद पर नंबर्स दिए जाएं। आप हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर दुनिया आपको तस्लीम करती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमने सिर्फ किसी एक दो खिलाड़ियों के बुग्ज में पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइन को मैं बहुत महदूद रहते हुए और अपने अल्फाज पर कंट्रोल रखते हुए जो लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ वो है खच। ये खच बैटिंग है। इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस बैटिंग की तशरीह करने के लिए। मैं यहाँ पर आपके सामने पाकिस्तान के बैटर्स की कहानी रखने जा रहा हूँ, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बैटिंग करने वाले हमारे जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा। सैम अयूब एक 50 बनाई है जब से ट्रायंगुलर सीरीज शुरू हुए यूएई में, वो उसमें भी फेल हुए, अब एशिया कप में भी फेल हो रहे हैं। और आखिरी जो 5 इनिंग्स खेली हैं उनमें से 3 बार वो 0 पर आउट हुए हैं। 3 डक हैं और एक बार भी वो 20 रन की हद पार नहीं कर सके। 3 0 हैं, एक 11 रन हैं, एक 17 रन हैं। और उनकी जो कारकर्दगी है इस अरसे में वो ये है कि आखिरी 5 इनिंग्स में 5 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज है। 87 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये मैं T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ। ये उस प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने आकर पावर प्ले को यूजफुल करना था। पहले हमारा पावर प्ले बेकार था, इसने आकर पावर प्ले में हमारा स्ट्राइक रेट 130 के बजाय 200 करना था। अब वो 87 पे जा चुका है। 5 इनिंग्स में सिर्फ 2 चौके और एक छक्का उनकी जानिब से सामने आया है। उसके बाद जो अगले बैट्समैन हैं वो उनके साथी बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन सैयद अफरान है। वो भी यूएई की कंडीशंस में जदोजहद कर रहे हैं। इससे पहले गो के एक जो अच्छी इनिंग्स है हर सीरीज़ में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ आकर मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ में अफगानिस्तान के खिलाफ 21, फिर यूएई के खिलाफ 8, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 18, फिर यूएई के खिलाफ 16, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 0। और अब एशिया कप में 29 गेंदों पर 29, किसके खिलाफ? ओमान के खिलाफ। फिर इंडिया के खिलाफ 44 गेंदों पर 40 रन 90 के स्ट्राइक रेट से। अगर ये इनिंग्स खेली होती बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान ने तो इस वक्त तक लोगों ने अपने घुंघरू तोड़ डालने थे, गले खुश्क कर डालने थे, गले फाड़ फाड़ के चीखना था कि ये खुद गर्ज बैटिंग है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चूँकि मसला कोई और है, मसला यहाँ पर ज़ाती, इसे कहते हैं ज़ाती पसंद और नापसंद। यकीन करें अगर पाकिस्तान के ये खिलाड़ी अच्छी इनिंग्स खेलते आज मैं तारीफ़ कर रहा होता, मैं आपको बता रहा होता कि इन लोगों ने कवर किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को जो बाबर आजम के दौर में, जिसे हम कहते हैं कि कम स्ट्राइक रेट से। ये बात मानने वाली है कि बाबर आजम के अंदर या मोहम्मद रिजवान के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आपको पावर प्ले में 80-90 रन बना के दें, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी ये है कि वो हर मुश्किल गेंद को भी इजी बना के ये कम से कम डिफेंस कर लेते हैं, सिंगल डबल्स ले लेते हैं और विकेट भी नहीं गिरने देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होता रहा है। अब तो हम उतने रन भी नहीं कर पा रहे। बहरहाल वापस आते हैं सैयद अफरान की जानिब। आखिरी 7 इनिंग्स में जो कि यूएई ट्रायंगुलर सीरीज से लेकर अब तक खेली हैं उसमें 40 उसका बेस्ट स्कोर है, 132 रन की हैं और 18 की एवरेज है,
114.78, 115 से कम उनका स्ट्राइक रेट है और 7 इनिंग्स में 8 चौके 8 छक्के हैं शाहजादा फरहान के। ये उनकी कारकर्दगी है। उसके बाद वन डाउन पोजीशन पर इज़्ज़त माब मोहम्मद हारिस खान साहब हैं। अब उनकी कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद से जिसमें उनको बहुत आसान बॉलिंग लाइन और फट्टा पिच पर मिल गई थी, वहाँ पर कुछ हिटिंग कर ली, एक इनिंग्स खेली थी 50 रन से ऊपर, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में 4-0-5, फिर वेस्ट इंडीज़ में 6-4-2, फिर यूएई ट्रायंगुलर सीरीज़ में जो उनके रन्स आए हमारे सामने 15-1-1, 14-2, और उसके बाद ओमान के खिलाफ 66 रन किए। इस इनिंग्स के बाद लोगों ने मुझे कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि मोहम्मद हारिस ने जवाब दे दिया है। यार, ओमान की बॉलिंग लाइन है, यानी कि क्रिकेट का हमारा सेंस का लेवल इस हद तक नीचे जा चुका है। हमें अभी तक उस ओमान के खिलाफ, जिसके खिलाफ यूएसए 194 करके गई है, यूएई 200 रन करके गई है, बाकी टीमें उनके खिलाफ 200 रन कर रहे हैं और हमें 160 रन पर भगड़े डाल रहे हैं कि हमने ओमान के खिलाफ 160 रन करके मैच भी जीत लिया। ये हमने अपनी एक माइंडसेट बना लिया, ये हमारी सोच की पिस्ती है, हम इस कदर नीचे गिर गए हैं। बहरहाल ओमान के खिलाफ खेलने के बाद अगले मैच में वही हुआ जो होना था, 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर मौसूफ आउट हो गए। अब तक उनकी कारकर्दगी देखें, आखिर जो 13 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद से यानी कि दौरा बांग्लादेश से अब तक, उसमें 123 रन हैं, 66 ओमान के खिलाफ उनका बेस्ट स्कोर है, 10 रन फी इनिंग्स फी मैच उनकी एवरेज है, 107 का मौसूफ का स्ट्राइक रेट है। और जिसने कहा था तेज़ खेलना है, जो 130 के स्ट्राइक रेट वाले को ताने दे रहा था कि तेज़ खेलोगे तो टीम में खेलो, जगह बनाओगे, और ख़ुद 107 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा है। और उसके अलावा जिसने छक्के और चौकों की बरसात करनी थी, 13 इनिंग्स में सिर्फ 10 चौके और 5 छक्के लगा सका है। और अगर इस अरसे में ओमान के खिलाफ उनकी इनिंग्स को निकाल दें, उनके पल्ले कुछ भी नहीं बचता, तो बाकी जो 71 गेंदें खेली हैं बाकी टीमों के खिलाफ, जिसमें यूएई भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, वेस्ट इंडीज़ भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, इन टीमों के खिलाफ जो 71 गेंदें खेली हैं उनमें 57 रन की हैं, सिर्फ 4 रन फी इनिंग्स की एवरेज है और 80 का स्ट्राइक रेट रहा है अगर आप ओमान के खिलाफ उनकी 66 रन की इनिंग्स को निकालें। ये मौसूफ की कारकर्दगी है और ये कोच भी हैं, लोगों को ये लेक्चर भी देते हैं कि तेज़ खेलने से ही आप T20 टीम में जगह बना सकते हैं। उसके बाद फ़खर जमान, इनकी कारकर्दगी के ऊपर मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी तसलसल वाली भी नहीं रही है और उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना कि हम इमेजिन करते हैं। वनडे फॉर्मेट में नो डाउट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है T20 इंटरनेशनल मैचेस में कभी भी मुस्तकिल मिजाज नहीं रही है। हाँ, 2018 के 4-5 माह थे जब वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद मुसलसल फेल हो रहे हैं, यानी कि 7 साल हो गए हैं वो T20 इंटरनेशनल मैचेस में मुसलसल फेल हो रहे हैं। 1-2 इनिंग्स अच्छी आ जाती हैं, फिर फेल होते हैं। अब आखिरी जो 17 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स हैं, 17 बहुत ज़्यादा होती हैं, लगभग साल में आप इतने मैचेस खेलने को मिलते हैं, और 338 रन है, 77 जो भी बनाया है मेरे ख्याल यूएई के खिलाफ था, वो हाईएस्ट उसका स्कोर है, 22 की एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट है। और हम तनकीद करते हैं 128, 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने वालों पर कि ये कम स्ट्राइक रेट से खेलते थे। कहाँ खेलते थे? यूएई में वो 152 का जो टारगेट था अकेले चेस कर चुके हैं इसी इंडियन टीम के खिलाफ, विकेट भी नहीं दी थी, और 150 आई है 17 इनिंग्स में उनकी जानिब से। ये उनकी कारकर्दगी है, और अगर उनकी कारकर्दगी की मैं डिटेल में जाऊँ तो लंबी हो जाएगी। 9, 11, 13, 4, 1, 44, 8, 28, 20, 20, 25, 77, और उसके अलावा 27, फिर 23, और अब आखिरी मैच में 17। ये उनकी कारकर्दगी रही है। फिर आते हैं सलमान अली आगा, जिन्होंने न्यूजीलैंड के टूर में आखिरी मैच में 50 की, फिर बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के पहले मैच में 50 की। ये बैक टू बैक 50 लग ऐसे रहा था कि सलमान अली आगा शायद हमें गलत साबित कर देंगे कि एक खिलाड़ी जो कि T20 फॉर्मेट का कभी हिस्सा ही नहीं रहा, अचानक से उसे पहला मैच ही एज ए वाइस कैप्टन खिलाया, अगली सीरीज़ उसे एज ए कैप्टन खिला दी।
تو ایسا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی کلئی کھلی ہے، ان کی بیٹنگ پوری طرح ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب ان کی کارکردگی دیکھیں، بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے آخری 2 میچز میں 19 اور 15 رنز کیے، پھر دورہ بنگلہ دیش میں 3، 9، 12، پھر دورہ ویسٹ انڈیز میں 11، 38، آخری میچ میں بیٹنگ نہیں آئی، اور شارجہ میں جو ٹرائنگولر سیریز کھیلی گئی پہلے میچ میں 53 رنز کیے افغانستان کے خلاف، اس کے بعد 5، 20، 7، 24، 0 اور کل 3 رنز کی۔ یہ ان کی کارکردگی رہی ہے کل ملا کر۔ تو اس عرصے میں یعنی کہ آخری 15 T20 انٹرنیشنل میچز دیکھ لیں تو اس میں ان کے صرف 219 رنز ہیں، 14 اننگز کھیلی ہیں، 21 کی ایوریج ہے اور 102 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ یعنی کہ جو 130 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے ان کو ریپلیس کیا گیا کہ ہم T20 کا اسپیشلسٹ کیپٹن لے کر آئے ہیں جس کے اندر انٹینٹ ہے، اگریسو ہے، اور یہ موصوف پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کرکٹ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں جسے وہ یاد کریں۔ یہ یاد کریں گے 102 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں، 14 میچوں میں 13 چوکے ہیں 14 اننگز میں، یعنی کہ فی میچ فی اننگز ایک چوکا بھی نہیں ہے، اور صرف 8 چھکے لگائے ہیں، اور ہیں کون؟ T20 انٹرنیشنل کرکٹ کے ایگریسو کیپٹن۔ اس کے بعد حسن نواز، نیوزی لینڈ کا ٹور جیسا کہ ان کا گزرا سب جانتے ہیں، تیز ترین سنچری ضرور بنائی پاکستان کے لیے 44 بالز پر، آکلینڈ کے دنیا کے چھوٹے ترین گراؤنڈ پر، جس میں کافی ان کی شاٹ ایسی تھیں جو ان کے آؤٹ ہونے والے چانسز تھے، لیکن بہرحال باقی میچز میں 4 میچز میں وہ صرف 1 رن کر سکے، 3-0 اور 1 میچ میں 1 رن۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں ان کی کارکردگی اچھی آئی، تو ہم نے بھی تعریف کی کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ حسن نواز جو ہیں وہ خود کو ایز اے اوپنر تو نہیں لیکن مڈل آرڈر میں سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے 4تھے نمبر پر شاندار بیٹنگ پرفارمنس دے کر آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں رہتا، پھر یو اے کی ٹرائنگولر سیریز یہاں آ کر وہ بری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ٹور میں پہلے دونوں میچوں میں 0 پر آؤٹ ہوئے، پھر 33 رنز کیے، پھر 24 کیے ویسٹ انڈیز کے پہلے میچ میں، پھر 40، پھر 15، پھر ٹرائنگولر سیریز میں جو ان کا پہلا میچ تھا 9 رنز کیے افغانستان کے خلاف، یو اے کے خلاف 50 سکور کی، جو کہ ان آخری 13 اننگز میں ان کی جانب سے بننے والی واحد 50 ہے۔ اس کے بعد ان کی کارکردگی پھر زوال پذیر ہوئی، افغانستان کے خلاف اگلے میچ میں 9، پھر یو اے کے خلاف 4، پھر عمان کے خلاف 9 رنز، پھر 5 رنز کیے انڈیا کے خلاف۔ اب ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ آخری یعنی کہ جو بنگلہ دیش کا ٹور ہے اس سے لے کر اب تک آخری 13 اننگز میں ان کی 16 کی ایوریج ہے، 135 کا اسٹرائک ریٹ ہے، اور ان کی جو ایوریج تو بہت کم ہے، یعنی کہ 16 کے ہے، اور صرف 7 چوکے لگائے ہیں، البتہ 18 چھکے ضرور لگائے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کا اسٹرائک ریٹ کتنا فرق پڑا ہے، 130 سے بڑھ کر چلے 135 ہو گیا ہے اگر جن کو آپ نے نکالا ہے، تو یہاں پر تو ان کی ایوریج 16 پہ آ گئی ہے۔ یہ تو حارث روف کی شاہین افریدی کی ہونی چاہیے، یہ تو ٹیل اینڈرز کی اتنی ایوریج ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، آپ ہر 16 رنز پر آؤٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کی انٹرنیشنل لیول کی پھر کیا کرکٹ رہ جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حسن نواز یو اے کی کنڈیشنز میں آ کر بری طرح فیل ہوئے ہیں، بری طرح ان کی بیٹنگ ایکسپوز ہوئی ہے۔ آخری 7 اننگز میں اس کی ایوریج ہے 15، 122 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 4 چوکے، یعنی کہ 7 اننگز میں 4 چوکے اور 7 چھکے ہیں۔ یو اے کی کنڈیشنز یہاں پر پاکستان نے 2021 سے لے کر 2020 سے لے کر 2022 تک اپنی بیشتر کرکٹ یو اے میں کھیلی ہے، کئی سیریز وہاں پر کھیلی ہیں۔ وہاں پر جب پاکستان کے بابر اعظم یا رضوان 128 135 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے یا اسے کم اسٹرائک ریٹ سے، تو یہاں شور مچتا تھا۔ تو اب آپ کے جو مین پلیئر ہیں جن کے اوپر آپ تکیہ کر رہے ہیں، ان کا اسٹرائک ریٹ 125 تک نہیں جا پا رہا۔ تو یہ پاکستان کرکٹ کی صورتحال ہے، یہ پاکستان کی بیٹنگ لائن ہے۔ تمام کے تمام 6 جو بیٹرز ہیں ان کی کارکردگی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ابھی ہم نے کھیلی کرکٹ کیسے کھیلی ہے، عمان سے، یو اے ای سے، بنگلہ دیش سے، ویسٹ انڈیز سے، یا پھر افغانستان سے۔ انڈیا سے ابھی ہمارا 1 میچ پڑا ہے، صورتحال سامنے۔ ابھی ہم نے انگلینڈ کی کنڈیشنز میں انگلینڈ کا سامنا نہیں کیا، ساؤتھ افریقہ کا سامنا نہیں کیا، آسٹریلیا میں جا کر آسٹریلیا کا سامنا نہیں کیا۔ تو یہ عالم ہے ہماری بیٹنگ لائن کا، اور اگر اس طرح ہماری چلتی رہی تو ہم کل کو عمان کے خلاف میچ جیتنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اب اگلا میچ پاکستان کا یو اے ای سے ہے، تو ٹینشن ابھی سے شروع ہو گئی ہے
तो हमारी क्रिकेट यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं हमारी क्रिकेट बाबर आजम ने और रिजवान ने नीचे की, ठीक है, उनकी मान लेते हैं कारकर्दगी ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन आप ये देख लें कि जब वो बड़ी टीम को हराते थे, न्यूजीलैंड को, ये कहते थे कि केन विलियमसन नहीं आया, ट्रेंट बोल्ट नहीं आया, यार वो उसका ठेका भी बाबर आजम रिजवान ने उठाया हुआ था। फिर तनकीद करते थे उनकी, हमने बी टीम के खिलाफ मैच जीत लिया, सी टीम के खिलाफ, अब तो हम छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं जीत रहे, अब तो हम किसी से मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि कम से कम हम हर इवेंट के टॉप 4 टीमों में जा रहे थे। आखिर में जब ये सियासत शुरू हुई तब जाकर बाबर आजम और रिजवान के दौर में भी टीम खराब हुई है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, आप गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट उठा के देख लें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 धड़े बने हुए थे वाज़े तौर पर। शाहीन अफरीदी का अलग, जो कैप्टनसी हटाया था उसको और वो दोबारा कैप्टन बनने के चक्कर में थे और एक नाराज़गी थी, बाबर आजम से बात नहीं करते थे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का अलग ग्रुप, बाबर आजम के गिने चुने 1 से 2 प्लेयर थे जो सपोर्ट कर रहे थे। तो इस माहौल में कभी भी कोई टीम परफॉर्मेंस नहीं देती है। बहरहाल सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है, आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम जो बाहर बैठकर बड़ी आसानी से किसी खिलाड़ी के ऊपर तनकीद करते हैं, अगर इतने स्ट्राइक रेट से हमारे वो वाले खिलाड़ी बैटिंग करते तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा होना था। ये जो यूट्यूबर्स हैं चंद कनकटे, इन लोगों ने गले फाड़ फाड़ के चीखना था स्ट्राइक रेट, आज वो चुप हैं। क्यों? बुग्ज़ है, सिर्फ बुग्ज़ है। अगर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत होती तो हमेशा वो रियलिटी के ऊपर बात करते और उस चीज़ को रियलाइज़ करवाते भी कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है।